हाँ, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप चीजें समझो कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या समझोगे कि एक रहता है इनकम, एक रहता है एक्सपेंस माइनस प्रॉफिट। ठीक है। अभी कुछ कुछ चीजें ना, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, जो आपने एएस में पढ़ी रहेगी आपकी, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी और आपको पता लगेगा ओ उसका लिंकिंग यहाँ पे था। ठीक है। तो अभी एक नॉर्मल चीज समझो कि पहले यहाँ पे दिखाते हैं अपन इनकम। इनकम को दिखाने का थोड़ा तरीका अलग है। पहले क्या दिखाऊंगा मैं, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन दिखाऊंगा। मैंने जो मेरा बिजनेस है उससे मेरी इनकम कितनी है, मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसका इनकम कितना है मेरा, ये सेल ऑफ गुड्स से कितना इनकम आ रहा है, मैं अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था सेल ऑफ सर्विसेज से प्रोवाइड कितना आ रहा है, सेल ऑफ अदर कुछ मैं आइटम्स कर रहा हूँ जो मेरे बिजनेस के नेचर के है, उससे कितना बिजनेस आ रहा है। अदर इनकम में कौन सा आएगा आपकी, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी। फिर आपका जो प्रॉफिट हुआ, आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट करके वो सब चीजें आएगी। वो सब चीजें आपकी अदर इनकम है। मतलब ऑपरेशन से इनकम नहीं है, वो मेरी इनकम है, बट वो मेरे अदर देन ऑपरेशन एक्टिविटी से बिलोंग करती है। उसके बाद में इसको मैं टोटल करके क्या करूंगा, इनकम, टोटल इनकम दिखाऊंगा। यहाँ पे वही है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का फिगर आपको दिखाना है, बट आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना सिर्फ एक ही साल का आपको बैलेंस दिखाना है। ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में अगर देखोगे यहाँ तक में जो है, पहले यहाँ तक की डिटेल्स ये आपके मटेरियल के रिलेशन में है। ये जैसे आपने इनकम दिखा दी, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल लगेगा, डब्ल्यूआईपी लगेगी, एफजी लगेगी। तो उसका क्लासिफिकेशन के लिए ना मैंने नोट्स में यहाँ पे पॉइंट दिया है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंसर्न हो, ठीक है, तो ट्रेडिंग कंसर्न किस में डील करता है, फिनिश गुड्स में डील करता है। तो फिनिश गुड्स का क्या करता है, वो परचेस करता है और फिनिश गुड्स का सेल करता है। तो फिनिश गुड्स के जो परचेस करोगे उसको कौन से हेडिंग में दिखाना है आपको, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या, ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेशन में जो स्टॉक रखा है उसको स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो उसमें क्या करोगे, उसमें क्या क्या आना चाहिए, आपका पूरा परचेस कॉस्ट, उसके बाद में आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एक्सपेंस, मतलब कैरेज का, कैरेज इनवर्ड हो गया, लोडिंग अनलोडिंग की खर्चा हो गया, वो सब वहां पे इंक्लूड करके आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखाना है। और जो उसका इन्वेंटरी रहेगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, उसको कहाँ पे दिखाना है, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जहां पर आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो आपका आएगा चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। तो आपको परचेज के रिलेशन में कहाँ पे दिखाना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। और जो इन्वेंटरी का चेंजेस है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसको दिखाना है आपको चेंजेस इन इन्वेंटरी। अगर आप ट्रेडिशनल अगर पीएनएल देखोगे तो आपने क्या देखा होगा, ट्रेडिशनल पीएनएल में यहाँ पे होता है सेल्स, यहाँ पे होता है क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी, यहाँ पे होता है परचेस, यहाँ पे होता है ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज अलग है, आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जो है ना उसको यहाँ पे एक ही साइड में दिखाना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल आपके ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो आपका क्या आएगा, आपके पास आएगा एक पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्या है, जब आपका ओपनिंग ज्यादा रहा, क्लोजिंग कम रहा, तो आपके प्रॉफिट कम होगा ना। हाँ। तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बैलेंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। वही आप केस करो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, आपका ओपनिंग बैलेंस कम है, तो आपका क्या आएगा, निगेटिव बैलेंस। मतलब इनकम आपकी बढ़नी चाहिए, तो आप जो एक्सपेंस साइड में ही लिखोगे उसको एज ए निगेटिव फिगर। तो चेंजेस इन इन्वेंटरी पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंजेस इन इन्वेंटरी निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रहा तो आपका एक्सपेंस बढ़ा के आपका प्रॉफिट कम करेगा, और आपका अगर निगेटिव रहा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा रही, तो वो निगेटिव करके आपका एक्सपेंस कम करेगा, इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज समझो। उसके बाद में अब देखो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें आएगी, एक तो रॉ मटेरियल रहेगा, डब्ल्यूआईपी रहेगी, फिनिश गुड्स रहेगा। तो रॉ मटेरियल के केस में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहता है, कि मैं आपको बोलूं कि आपका करंट ईयर में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, तो आप क्या बोलोगे, जितना मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया उतना कंज्यूम कर दिया, कि नहीं, मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारे पास कुछ ओपनिंग में होगा, तुमने कुछ परचेज करा होगा और लास्ट में कुछ बचा होगा, तो अगर इनको डिडक्ट करूं तो ये क्या बचेगा, आपका कंजम्पशन। तो वो कंजम्पशन को आपको कहाँ पे दिखाना है, उसको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो उसमें क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहा है जैसे फ्रीट और कैरेज इनवर्ड, वो सब डिडक्ट करोगे आप, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वही डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स में है ना, उसकी एक चेंजेस इन इन्वेंटरी बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका डब्ल्यूआईपी कोई परचेस नहीं करता ना, और अगर डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स परचेस कर रहे हो तो आप तो ट्रेडिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में परचेस नहीं करोगे ना। पहले रॉ मटेरियल बनेगा, रॉ मटेरियल का प्रोसेस हो गया डब्ल्यूआईपी बनेगा, डब्ल्यूआईपी का प्रोसेस हो गया फिनिश गुड्स बनेगा। तो अगर चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, इसको आप कहाँ पे दिखाओगे, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, इसका ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है। तो आपको समझे, अगर आप पहले तो मैन्युफैक्चरिंग
परचेजिंग कंसर्न हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अलग और जो चेंजेस इन इन्वेंटरी WIP और फिनिश गुड्स का उसका अलग। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो जो स्टॉक इन ट्रेड के हेडिंग में आपको परचेज डालना है आपका, और जो इन्वेंटरी उसको कहाँ पे डालना है, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, समझे। जनरली ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कॉमन है स्टूडेंट्स के मन, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना के आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्या चीज आ गई, यहाँ तक आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और ये सब। इसके बाद में आपको क्या दिखाना है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट मतलब क्या, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, अदर अदर एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट हो गई, वो आप कहाँ पे दिखाओगे, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट जो आपने टर्म लोन पे दिया, बोरिंग्स पे दिया, वो सब का कहाँ पे आएगा, आपके फाइनेंस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपको पता है, और अदर एक्सपेंसेस जो भी इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस रहे वो सब कहाँ पे डालने हैं आपको, अदर एक्सपेंसेस में डालने हैं। जैसे आपने कोई भी प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, आपका कोई अदर एक्सपेंसेस है, वो कहाँ पे आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो अपने एक्सपेंसेस पहले तो अपन देखो यहाँ तक टोटल एक्सपेंसेस देखो, अपन ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट आप कहाँ दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो। अगर आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब जो भी इन्वेंटरी में चेंजेस हो रहे हैं कि फिनिश गुड्स के है, WIP के स्टॉक इन ट्रेड, उसको कहाँ पे दिखाओगे, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद में क्या दिखाओगे, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और जो भी बाकी जितना भी बचा वो सब अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। ये तो आपके है कि टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में से अगर इनकम माइनस करो तो आपको बचेगा प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस को क्या यहाँ पे बाइफर्केशन आ रहा है, बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको मैंने बताया था एकदम शुरुआत में कि आपको कोई कोई एएस का आपको रेफरेंस मिलेगा, हाँ यार वो यहाँ पे चीज पड़ी थी पर उसका कहाँ पे आ रहा है, तो देखो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके AS 5 में पड़ता है, तो वो उसका एक रेफरेंस यहाँ पे आएगा। तो उसमें पहले क्या बताऊंगे, एक्सेप्शनल आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर, जो वहाँ पे AS में बहुत सी बार आपको एक वर्डिंग बहुत ज्यादा चीज आपने नोटिस करी होगी, एक सेंटेंस बहुत कम है, साइज एंड नेचर का है ना, तो उसको अलग से डिस्क्लोज करो, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, सेपरेटली डिस्क्लोज करो। तो वो सब डिस्क्लोजर कहाँ पे आ रहा है, देखो एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पे आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यहाँ पे आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ पे आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करोगे, AS 5 है आपका। फिर उसके बाद में टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस क्या आप सकते हैं आपके इनकम टैक्स के AS में, तो वो कौन सा है, AS 22, जहाँ पे बाइफर्केशन होता है करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो तो ये आएगा टैक्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपके AS में पड़ा आपने, और आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का टैक्स अलग कर दो तो आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में से जो अर्निंग पर शेयर है वो निकालो। अर्निंग पर शेयर में बेसिक अर्निंग शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो आपने समझा प्रॉफिट और लॉस में कोई कोई AS का आप जो बता दें इसका सेपरेट डिस्क्लोजर रहता है, वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशन में आइटम्स है। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में क्या बोला, पहले इनकम रहती है, इनकम में दो बाइफरकेशन रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम द इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, और अदर इनकम। अदर इनकम को टोटल करके टोटल इनकम में एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस में आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलते हैं। एक्सपेंस में कौन सा क्लासिफिकेशन है, पहले तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद में परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, बाद में चेंजेस इन इन्वेंटरी, WIP का हो गया, फिनिश गुड्स का होगा, स्टॉक एंड ट्रेड का। उसके बाद में आपका आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद में आपका रहता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद में आपका रहता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद में जो भी चीजें रहेगी वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। अदर एक्सपेंसेस में टोटल कर लिया पूरा एक्सपेंसेस का, तो आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम डाल दो। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डाल दो। उसके बाद में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में टैक्स एक्सपेंस डाल दो। सॉरी प्रॉफिट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, भले आपको यूज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें थोड़ी चीजें ही हो, बट आपको पता रहनी चाहिए। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आप टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करोगे। टैक्स एक्सपेंस में कौन सी दो चीजें आएगी, करंट टैक्स और आपका डिफर्ड टैक्स। उसके बाद में आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, उसका टैक्स एक्सपेंसेस। तो आपका जैसे ही हो जाएगा इसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में आपको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बात कर ली, अदर इनकम में ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो अपना शेड्यूल 3 पूरा कवर हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने मेन चीजें पे फोकस किया, बाकी सब चीजों पे फोकस नहीं किया यहाँ पे। बट आपको भी जब पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड टाइम तो पूरी चीजें पढ़ो, ताकि आपको पता रहे कि फॉर एग्जांपल अगर पेपर में कुछ भी पूछ लिया इधर उधर का, तो सबसे पहले आपको पता रहे हाँ यार कुछ तो पढ़ा है, एटलीस्ट मैं हाफ तो लिख पाऊंगा, फुल नहीं लिख पाया तो। और जो मैंने चीज पढ़े वो तो कंपलसरी आपको पूरी लर्न ही करनी है। इसको राइटिंग प्रैक्टिस जितनी बार आप फॉर्मेट करोगे ना उतना आपको उस पर ग्रिप बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन में अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पूरा मिल जाए। एक नवंबर 23 में आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 23 में।
देखो मैंने एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है तो मेरे को इजीली मिल जाएगा वो कि मॉड्यूल का है कि किसका है। और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ओके ये मिल गया। देखो ये क्वेश्चन ना नवंबर 23 में आया था 20 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा ना, पूरा चैप्टर का आपको बता देगा कि क्या रहेगा कैसा रहेगा, ये सब चीजें पूरे एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन में आएगी। एक मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपना कोई बच गया नोट्स में, ठीक है। हाँ ये एक चीज थी। देखो अगर हाँ, कुछ कुछ एकदम नॉर्मल सी चीज है। आपको प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रपोज कोई भी चीज प्रपोज बोल रहे हैं उसको इग्नोर कंसीडर ही मत करो, क्योंकि वो प्रपोज है, एक्चुअल बेसिस पे अपने फाइनेंशियल बनते हैं, ना ही प्रपोज बेसिस पे। और एक आपको एक सस्पेंस अकाउंट की एक एडजस्टमेंट दी रहती है। सस्पेंस अकाउंट की कौन सी एडजस्टमेंट दी रहती है कि सस्पेंस अकाउंट ऑफ 40,000 रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सम आइटम्स ऑफ द मशीनरी जिसकी ऑन वैल्यू तो कॉस्ट कितनी उसकी 1 लाख और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, ठीक है। तो आपको कैसे, ये देखो क्या बोल रहा है वो कि जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें 40 लाख रुपए आपने 40,000 रुपए आपको क्या दिखा रहा है, वो अमाउंट रिसीव्ड है। तो उसकी एंट्री क्या पास हुई कि बाय कैश और बैंक टू सस्पेंस अकाउंट 40,000 भाई एग्जैक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि सस्पेंस अकाउंट का पहले तो ये देखो सस्पेंस अकाउंट कट हो गया, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो गया 0। तो अपन ने क्या किया, मशीनरी कम की 1 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था 30,000 से कम किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनी अपनी लॉस की बची वो लॉस ऑन सेल दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका इफेक्ट क्या करना है आपको, सस्पेंस अकाउंट पहले नलीफाई करना है, बाद में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए माइनस करना है, मशीनरी से 1 लाख रुपए माइनस करना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेंगे उसमें से 30,000 माइनस करना है। तो ये उसका एडजस्टमेंट रहेगा। ये बहुत जनरल आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये वाला सस्पेंस अकाउंट का एडजस्टमेंट मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ला कर रख दिया। उसके बाद में अपन ने ये कर लिया, हेडिंग आपको पता चल जाएगा, प्रोविजन ये भी आपको ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब तो उसका आपको पूरा पूरा डेबिट ट्रायल बैलेंस दिया रहा, ट्रायल बैलेंस दिया है कि इक्विटी लायबिलिटीज जहाँ पर लैंड बिल्डिंग ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर ये देखो कुछ कुछ चीजें जैसे आपको मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ चीजें आपको बताई रहेगी कि ये सब चीजें क्या है। तो देखो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, ये सब चीजें बताइए तो आपको ये नोट्स टू अकाउंट में लिखनी है, हाँ ठीक है। उसके बाद में सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स, तो मैच्योरिटी टर्म्स बताती है वो सब चीजें। सिक्योर्ड ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी। अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो ना शेड्यूल तरीके, तो आपको दो तरह के ना टिक मार्क करा करो। पहले तो एक तो डिस्क्लोजर है कि एडजस्टमेंट है, क्योंकि कई कई बार कंफ्यूजन होता है कि डिस्क्लोज करना है कि एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, DRA यूज करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ गए, क्योंकि देखो ये पढ़ के फायदा नहीं, इसको तो आपको सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन करना है कि ये एसेट महंगा है कि लाइबिलिटीज महंगा, करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, वो आप इजीली कर पाओगे। बात है यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया जाए जिसमें से इक्विटी इतना है प्रेफरेंस इतना, तो ये क्या है आपका डिस्क्लोजर है, एडजस्टमेंट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2500 इक्विटी शेयर इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो ये भी क्या है आपका डिस्क्लोजर ही है। जो इक्विटी शेयर अदर देन कैश में डिस्क्लोज अदर देन कैश है उसका एक डिस्क्लोजर है। फिर कंपनी हैज land professionally valued and decides to include in balance sheet at its valuation of 8,50,000। तो लैंड को वो सोच रहे कि 8,50,000 में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पहले तो देखो लैंड इसमें कितनी दिखाई गई है, 7 लाख रुपीज। तो ये एडजस्टमेंट है ना, आपको 7 लाख में दी गई, पर आपको कितने में दिखानी है, 8,50,000। जो 1,50,000 का है वो क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, कैपिटल रिजर्व में डालोगे आप। तो ये क्या है आपका एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में इट इज प्रपोज्ड, ये देखो इट इज प्रपोज्ड टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय मेकिंग अ बोनस इशू टू शेयर होल्डर बाय अलोकेटिंग वन ऑफ फॉर ईच ऑफ द 5 शेयर। इट इज प्रपोज्ड, देखो पहले मैंने बताया प्रपोज्ड है ना, नो एडजस्टमेंट। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल 46,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर मोर अपन ने देखा तो वो एजिंग देखो मोर देन 6 मंथ लेस देन 6 मंथ, तो वो ये यहाँ पे है कि 46,000 क्या करना है आपको, मोर देन 6 मंथ में दिखाना है। और अभी ट्रेड रिसीवेबल का पूरा पूरा बैलेंस देखो कितना है, ट्रेड रिसीवेबल का देखो पूरा बैलेंस है 3,10,000। 3,10,000 में आपको क्या करना है, 46,000 को कितना करना है, मोर देन 6 मंथ में है, और जो बचा है अभी मोर देन 6 मंथ किया है, तो बचा क्या है, लेस देन 6 मंथ। लेस देन 6 मंथ में कितना दिखाना है, 3,10,000 डिवाइड माइनस 46,000 दैट इज 2,64,000 कहाँ पे दिखाना है आपको, लेस देन 6 मंथ। उसके बाद में तो ये क्या हुआ आपका, ये भी डिस्क्लोजर ही हुआ।
उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,10,000 ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड 70,000 ऑफ फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले देखो यहाँ पे दिया है क्या, हाँ ये देखो 1,80,000 दिया है, तो उसमें आपको सिर्फ बाइफरकेट करना है। 1,10,000 किसका है आपका, आपका प्लांट एंड मशीनरी का है, और जो 70,000 है, 70,000 किसका बताया उसमें, 70,000 बताया, सॉरी 1,10,000 प्लांट एंड मशीनरी और एक ये 10,000 फर्नीचर, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ आपका डिस्क्लोजर हुआ। कैश एट बैंक इंक्लूड 55,000 विद डिजायर बैंक विच इज नॉट शेड्यूल बैंक। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन ने देखा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। हाँ यार 55,000 नॉन शेड्यूल बैंक है ना, तो बैलेंस कितना रहेगा शेड्यूल बैंक में, तो ये भी आपका डिस्क्लोजर हुआ। तो पहले देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कि कितना है कैश एट बैंक, चलो कैश एट बैंक, हाँ ठीक है। कैश एट बैंक में कितना है 3,05,000, 3,05,000 में आपको क्या करना पड़ेगा 55,000 शेड्यूल बैंक, नॉट शेड्यूल बैंक, सॉरी नॉट शेड्यूल्ड बैंक, और जो बैलेंस बचता है 2,50,000 उसको कहाँ पे दिखा हो गया शेड्यूल बैंक। तो ये भी क्या हुआ आपका डिस्क्लोजर ही हुआ। फिर उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड 5,000 बिंग ऑडिट और फीस टू ऑडिटर। तो 5,000 का क्या करना है आपको, ऑडिटर का फीस दिखाना है, बाकी सब मिसलेनियस एक्सपेंस दिखाना है। फिर बिल रिसीवेबल, ये देखो मैं एक चीज बता रहा था ना आपको कि आपको कंटीजेंट लायबिलिटी में बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट पूछा जाता है। तो देखो बिल रिसीवेबल ऑफ 35,000 मैच्योरिंग ऑन 31 जुलाई 2023 हैज बीन डिस्काउंटेड। तो 31 जुलाई 2023 को हैज बीन डिस्काउंटेड कर लिया। तो ये मेरे लिए क्या हुआ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो इसका क्या हुआ डिस्क्लोजर हुआ, सिर्फ यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाना है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड लोन फ्रॉम द बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड लोन फ्रॉम द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूड 36,000 ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अपन ने क्या बोला था, ये कहाँ पे दिखता है आपके अदर करंट लायबिलिटीज। तो आपके स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो बैलेंस है उसमें 36,000 इंटरेस्ट का दिखा रहा है। जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ पे इसका हाँ ये स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.5 लाख, 4.5 लाख में से क्या करना है आपको 36,000 माइनस करना है, और 36,000 को कहाँ पे दिखाओगे आप अदर करंट लायबिलिटी उसी है। तो ये भी क्या है आपका डिस्क्लोजर ही है, ठीक है। फिर डायरेक्टर डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड ऑफ 8% ऑन 16 अप्रैल 2023। अपनी बैलेंस शीट कौन से डेट को बन रही है 31 मार्च 2023। तो डायरेक्टर भले ही 6 अप्रैल को करे, पर ये इसका एडजस्टमेंट लेना है कि नहीं, उस डेट को ये डिक्लेयर हुआ था कि नहीं, तो इसका क्या करोगे नो एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में ये था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर, for the interest on debentures for the year is outstanding as on 31st March 2023। तो देखो इंटरेस्ट यहाँ पे अगर आपको बताया है कि उसका आउटस्टैंडिंग है, तो ये देखो अगर नीचे की कोई चीज है उसका अगर आपको एडजस्टमेंट लेना है तो आपके डायरेक्टली ऐसा करोगे क्या कि लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज में अपन दिखाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इतना है, तो उसका सेकंड इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। तो मतलब इसका इफेक्ट आपको एक्सपेंस साइड में भी लेना पड़ेगा। तो एक्सपेंस साइड में यहाँ पे ऊपर दिया नहीं रहेगा आपको, तो इसका ये क्या है आपका एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट कितना मिला आपने को, ये एक एडजस्टमेंट करना है और ये सेकंड एडजस्टमेंट करना है। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या, मतलब उसका जो डबल इफेक्ट लेना है नहीं, बाकी सब क्या है डिस्क्लोजर्स ही है। तो इसका अपन फटाफट ये बना देते हैं इसका बैलेंस शीट और पीएनएल, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट ये वो उसका पीएनएल, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, इसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ना अपने को। नोट्स ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप डिस्क्लोज जितना अच्छे से करोगे आपको उतने अच्छे से मार्क मिलेंगे, क्योंकि टोटल डिस्क्लोजर के लिए प्रॉपर मार्क है। और ये देखो आप चैप्टर को पता चलेगा ना आपको, तो जैसे आप थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा हाँ यार यही नेचर के एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, तो मेरे को इस पे ही फोकस करना है, प्रॉपर मेरे को शेड्यूल 3 पढ़ के जाना है, ताकि मेरे को 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल जाए इसमें। इसमें के बाद में यहाँ पे 3 पेजेस तो लगेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करता मैं, पहले अपन फॉर्मेट बना लेते बैलेंस शीट और पीएनएल का, ताकि नहीं तो आपने एक चीज देखो दो अप्रोच रहते हैं, या तो मैं पूरा पढ़ लूँ उसके बाद में फॉर्मेट बनाओ,
तो मतलब हर एक चीज़ का मेरे को जो पता चलेगा, हाँ यार इसकी रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, या तो मैं पूरा फॉर्मेट बना लूँ जो जनरल फॉर्मेट है, उसमें थोड़ा बहुत डिडक्ट प्लस माइनस तो होते ही रहेगा। तो ये है अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उसमें फर्स्ट क्या दिखाऊंगा मैं, फर्स्ट आएगा अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट है अपना शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड। इसमें क्या आएगा आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन मनी का, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है तो एप्लीकेशन मनी की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद में अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे आएगा आपका, और कोई क्वेश्चन के हिसाब से, मैं क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का तो कोई ऐसा एम्प्लॉय के रिलेशन में कोई बात नहीं की, तो अदर लॉन्ग अदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिख देता, जो भी चीज़ आएगी फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगी। फिर इसके बाद में आपका आएगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आप क्या दिखाओगे, आपका ट्रेड पेएबल, लॉन्ग टर्म सॉरी ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की रिक्वायर्ड है कि नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की रिलेशन कुछ बताया नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिख रहा है। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, इसका ये टोटल। उसके बाद में एसेट, एसेट्स में अपन पहले आए नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में फर्स्ट अपना पीपीई, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद में आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कुछ नीड रही तो अपन थोड़ी सी इस पे छोड़ देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पता चले। उसके बाद में करंट, करंट एसेट्स, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज, उसके बाद में आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कोई रहा तो अपन नीचे फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट बनानी है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड आएगा आपका अदर इनकम, थर्ड आएगा टोटल इनकम, उसके बाद फोर्थ जो है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग है कि ट्रेडिंग है, तो इसके इन्वेंटरीज का कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज दिया है। एडजस्टेड परचेज क्या रहता है आपका पता है क्या, कि जो अपन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं ना वो उसको एडजस्टेड परचेज बोल के दिया जाता है। तो आप क्या करो, ये नोट्स में अगर आपने यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख लो कि देखो एडजस्टेड परचेज इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है।
और ये देखो इसकी नीचे चीज है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ना आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पे क्यों दिया है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक देना रहा तो फर्स्ट आपको क्या रहेगा, वो इसमें देगा क्रेडिट से क्लोजिंग स्टॉक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो एडजस्टमेंट पास करने पड़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या रहता है आपका कि आप जो चेंजेस इन इन्वेंटरी है या तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज है उसमें से माइनस करते हो। सेकंड क्या इफेक्ट लेते हो आप आपके एसेट साइड में दिखाते हो। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में ऑलरेडी दिखाया गया तो इसका एडजस्टमेंट आपको एसेट साइड में लेना है। जो डिडक्ट करना है उसको आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज से वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कितना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद में अपना आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर उसके बाद में आपका आएगा अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंस उसका, और अपना यहाँ पे आएगा फिफ्थ नंबर पे प्रॉफिट। जनरली आपने एडजस्टमेंट में देखे कोई एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, और टैक्स के रिलेशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो प्रॉफिट ही लिखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तभी चालू करते हैं क्वेश्चन के सबको एक एक चीज को बांटना। पहले देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये क्या है, ये इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे फर्स्ट ये नोट्स टू अकाउंट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो नोट बन रही है वो बन रही है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में पहले तो देखो ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि नीचे अपने को डिटेल्स दी थी ऑथराइज्ड कैपिटल की कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। सेम ये जैसे कि जैसे वैसे के वैसे लिख लो। ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद में 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कितने हैं, 20,000, 20 लाख ये हो गए, और 10 लाख ये हो गए। तो ऐसे 30 लाख की टोटल हुई ऑथराइज शेयर कैपिटल की। ठीक है, अभी इश्यू, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखो यहाँ पे और एक ये एडजस्टमेंट हो गई क्या अपनी, हाँ ये एडजस्टमेंट हो गई, ये एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद में अपने को इक्विटी शेयर्स ये वाली भी एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर करना है, जो 25,000 इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले इक्विटी शेयर का लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर में कितने इक्विटी शेयर है, तो देखो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आपके 10,000 इक्विटी शेयर हुए। तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसमें क्या लिखना है, जो 2500 इक्विटी शेयर है इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, उसके बाद में एक मिनट, यहाँ पे कहीं कॉल इन एरियर्स दिए हैं क्या, वो मैं देख रहा हूँ। ये कॉल इन एरियर्स है तो डिडक्ट भी करना पड़ेगा हमें। नहीं, एरियर्स कुछ नहीं दिए तो ये ऐसा। उसके बाद में 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कितने आ गए, 4 लाख। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिस रखा करो, अगर ये सेकंड कॉलम जो यूज कर रहे हो ना, अगर इसमें कोई फिगर लिख रहे हो तो उसका आप ऊपर फिगर का एडजस्टमेंट भी दे दो और उसका रेफरेंस भी दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने 14 लाख लिख लिया, तो मैं 14 लाख का क्या करूँगा,
शेयर कैपिटल में जाऊंगा, शेयर कैपिटल में यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे डायरेक्टली 14 लैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सेकंड किसका बनाऊंगा मैं, रिजर्व एंड सरप्लस, लाइन बाय लाइन जाना है अपने को। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस की क्या क्या डिटेल्स है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व दिया है आपको 2,85,000, ठीक है। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया है 50,000, उसके बाद में रिजर्व्स की कोई एडजस्टमेंट दिए है क्या यहाँ पे, 4,50,000, 23,000, ठीक है। सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बैलेंस हुआ ना, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलेगा 40,000, तो ये 40,000 मैंने लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी तक ये एडजस्टमेंट क्लोज हुआ क्या, नहीं, तो इसका मैं बाहर इसका वैल्यू लिखूंगा क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड रहेगा, थर्ड क्या था मेरा, मेरा थर्ड था लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। तो अपना ये यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पहले तो डिबेंचर्स के रिलेशन में, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या दिखा रहे हैं, 10%, 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, दैट इज 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो दैट इज 2 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। उसके डिबेंचर्स के रिलेशन में कोई एडजस्टमेंट था क्या, हाँ, पर वो किसके रिलेशन में था, आपके डिबेंचर्स के इंटरेस्ट है, वो अपने को अलग से करना है। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर दी है जो अपने को डेप्रिसिएशन में माइनस करते हैं, वो सब ठीक है। उसके बाद में ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म है, तो इसको भी लॉन्ग टर्म में लिखना पड़ेगा, बैंक ओडी फ्रॉम नेशनलाइज बैंक, कितनी ये लॉन्ग टर्म में कितना, 2 लाख का है, इसको भी 2 लाख, सिर्फ इसकी डिटेल्स में आएंगे, इसका टर्म क्या रहेगा, सॉरी इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसको सिक्योर्ड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको सिक्योर्ड है, किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द स्टॉक्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 6% जो सिक्योर्ड लोन है, तो ये भी 6% सिक्योर्ड लोन किससे लिया, फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका क्या है, टर्म्स क्या है, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। पहले तो लिख लो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टर्म्स कितना है, टर्म्स ऑफ रिपेमेंट, टर्म्स ऑफ रिपेमेंट में आएगा, इसका आएगा 3 इयर्स, ठीक है। तो ये कितना है अपना, 4,50,000, पर अपन ने क्या देखा था, 4,50,000 में से 36,000 तो उसका इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट अक्रूड वाला, तो 4,50,000 यहाँ पे कर लेते हैं उसका, 4,50,000 माइनस 36,000, 36,000 तो यह है आपका 4,14,000। अब ये 36,000 का भी अपने को एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ये कहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को, ये अदर करंट लायबिलिटीज में, तो अदर करंट लायबिलिटीज का भी एक देते, उसको नंबर नहीं देते क्योंकि अपने को पता नहीं है, तो अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या लिखा होंगे, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू,
ऑन क्या है ये, चेक लोन, टर्म लोन कितना 36,000। ठीक है, तो ये भी एक हो गया। उसके बाद में ये सब शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में कुछ बचा क्या अपना, नहीं। और वो 36,000 का भी एडजस्टमेंट हो गया क्या अपना, हाँ ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। ये डन है और अपना ये भी डन है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की टोटल कितनी है अपनी, 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 8 लाख 8,14,000। तो अपनी थर्ड जो एडजस्टमेंट है उसका है 8,14,000। उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर, तो देखो ट्रेड पेबल डायरेक्टली उसकी फिगर दी है, तो ट्रेड पेबल की कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्टली 72,000 यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद में अपना कुछ बचा है क्या लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल्स भी हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, ये 4.5 लाख वाला भी हो गया। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड कहाँ पे जाता है आपका, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज का अपना है, तो उसमें डाल देते हैं अनपेड डिविडेंड। कितना था वो, 23,000 ना, 23,000। हाँ ठीक है, अभी वहां पे देखो इसके नीचे आपने को शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया, लोन फ्रॉम द डायरेक्टर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है उसका भी 5th नंबर दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या लिखा हो गया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितना है, 1 लाख। 1 लाख को क्लोज कर सकते क्या, हाँ 1 लाख को क्लोज भी कर सकते हैं, तो ये बाहर लिख लिया। इसका कौन सा एडजस्टमेंट है, 4 लाख फिर 1 लाख, तो आपका ये भी ये भी डन, ये भी डन। ठीक है, अभी सेल्स है, इनकम रिसीव्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो आपका लायबिलिटी साइड वाला ये पोर्शन डन हुआ। अभी अपन बढ़ते हैं एसेट साइड में। ठीक है, एसेट साइड में अपने को कहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, अगर ये वाला क्लोज कर देते हैं नोट्स, और कुछ बचा नहीं है अपना, तो 23 + 36 दैट इज 59,000। 59,000 आपने दिखा दिया आपके अदर करंट लायबिलिटी में 59,000। ठीक है, अभी पीपी ये सब पे बढ़ता है। आपका रहेगा पीपीई। पीपीई का आप क्या क्या करोगे, पहले तो लैंड, लैंड के केस में अपन ने क्या देखा था, लैंड का रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो लैंड एट कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। ठीक है, और उसका रिवैल्यूएशन कितने से होना है, एंड कैपिटल रिजर्व, सॉरी इसमें अपन कैपिटल रिजर्व की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 1,50,000, तो इसका बैलेंस कितना हो गया, 8.5 लाख। सॉरी ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो इसको अंदर ही रखेंगे। ठीक है, और 1,50,000 का एडजस्टमेंट कहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस आ गया आपका, 1,50,000। तो ये एडजस्टमेंट भी डन हुआ क्या आपका, हाँ ये वाला भी डन, ये भी डन। ठीक है, अभी अपन देखते हैं अपना लैंड का डन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, इसका पहले तो ग्रॉस वैल्यू कितना है, 14,70,000, 14,70,000 प्लस इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड, ये देखो अभी डेप्रिसिएशन में देखो यहाँ पे अभी अगर आपको एडजस्टमेंट करना रहता है, तो अगर नीचे आपको डिटेल दी रहती है कि डेप्रिसिएशन येट टू बी प्रोवाइडेड, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज करते हैं और प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करते हैं। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में ही दे दिया है,
और वो भी एक्सपेंस साइड में, मतलब क्या, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो मतलब ये जो 3 लाख है और 1,90,000 है, इसमें आपका डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है, आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है आपके प्लांट एंड मशीन में से, वो इंक्लूड है क्या? हाँ, वो इंक्लूडेड है। तो आपका अलग से आपको डिडक्ट करना है क्या? वो जो अपन ने देखा था 1,10,000 और 70,000, नहीं, तो आपको 3 लाख रुपीज प्लांट एंड मशीन में से माइनस करना है। क्योंकि ऐसा करोगे तो डबल एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वहां पे पड़ा है आपके ट्रायल बैलेंस में, और आप वापिस से वहां पे डिडक्ट कर रहे हो, तो डबल एडजस्टमेंट होगा और आपके जो बैलेंस शीट रहेगी वो टैली नहीं होगी। तो यहाँ पे से 14,70,000 माइनस, तो आपका ये 11,70,000, ठीक है। तो इसका भी ये माइनस कर लिया ये। इसके बाद में फर्नीचर 4 लाख, फर्नीचर फिक्सचर्स 2 लाख रुपीज, इसमें से आपको कितना माइनस करना है? 1,90,000। तो आपके आ गया 2,10,000। और कुछ बचा है क्या आपका एसेट साइड में? नहीं। तो कितना आ गया टोटल आपकी? 2,10,000, 11,70,000 और 8,50,000। तो इसकी टोटल आ गई आपकी 22,30,000। तो ये एडजस्टमेंट भी क्लोज। यहाँ पे लिखो 6 बाई 22,30,000, ठीक है। उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट कुछ है क्या? नहीं है। डायरेक्टली अब देखो यहाँ पे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स से ही चालू हो रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल में अपन ने देखा था कि ये था मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे अपन। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में अपने को क्या लिखाना है? सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल से पहले अपन अपने इस पे जाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट पे। ट्रेड रिसीवेबल के पहले अपना कुछ पेंडिंग है क्या? इन्वेंटरी हो गया, इंटेंजिबल एसेट थे कि कुछ नहीं था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? कुछ नहीं है। इन्वेंटरीज के रिलेशन में, हाँ इन्वेंटरीज तो होगा ना। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक अपने को 1,12,000 दिया है, तो अपने को सिर्फ यहाँ पे 1,12,000 लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में कुछ अपना क्या बता, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में अपने को करना है मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ। तो रिसीवेबल more than 6 month और receivable less than 6 month। more than 6 month और less than 6 month में कितना था? 46,000 और 2,64,000। तो ऐसा बन के आपका बैलेंस बना 3,10,000। 3,10,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी आपका था क्या? हाँ, वो बताया था आपको शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक वाला, तो उसका भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये ट्रेड शुरू करता था। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में कितना था? 1,34,000। कैश इन हैंड 1,34,000। कैश एट बैंक आपको बताया था पहले तो शेड्यूल में, शेड्यूल बैंक और नॉट शेड्यूल बैंक। नॉट शेड्यूल बैंक में कौन सा है आपका? डिजायर वाला, वो जो नीचे लिखा था डिजायर लिमिटेड, तो उसमें से कौन सा था आपका? 55,000 वो और 2,50,000 वो। 55,000 नॉट शेड्यूल में और 2,05,000 वो। 2,05,000 था ना? 2,50,000, 2,50,000। तो ऐसा ये आ गया 3,05,000। 3,05,000 प्लस 1,34,000, तो ये आपके वर्ग 4,39,000। 4,39,000 आपने लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो एडजस्टेड परचेज है, अब डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज को आप क्या लिख सकते हो? आपके देखो एडजस्टेड परचेज अपन ने क्या होता है, एडजस्टेड परचेज प्लस उसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहे वो सब लिख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो कैरेज इनवेड है 17,200 का, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कि हाँ, तो क्या करो,
जो एडजस्टेड परचेस है 2,25,000, आप एक दो एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक चीज कंसीडर कर सकते हो कि एडजस्टेड परचेस में उसको इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है। अगर कैरेज इनमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि अदर एक्सपेंसेस में भी कोई भी क्वेश्चन में अदर एक्सपेंस में भी उसको इंक्लूड किया है, कोई भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना तो एडजस्टेड परचेस में भी इंक्लूड किया है, तो मैं अभी तो एडजस्टेड परचेस में उसको छेड़छाड़ नहीं करता, उसको रहने देते अपन बाजू में। अब बाद में क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो उसका क्या एडजस्टमेंट लिया। 2,25,000 का एडजस्टेड परचेस डाल दिया, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक का तो अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया। सेल्स में अपने को क्या दिखाना है, 8,46,000 यहाँ पे सेल्स में दिखा दिया। उसके बाद में अपना इनकम साइड में क्या बाकी था, इनकम साइड में सिर्फ रेंट रिसीव्ड बाकी था 24,000 का, तो रेंट रिसीव्ड भी अदर इनकम में डाल दिया। तो 8,46,000 प्लस 24,000, तो आपका आया 8,70,000। ठीक है, उसके बाद में 8,70,000 में से अभी आपने को क्या देखना है, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में सैलरीज वेजेस कुछ दिया है क्या, हाँ देखो सैलरीज दिया है 72,000, तो सैलरीज में लिखो यहाँ पे 72,000, क्योंकि अगर देखो इसका एक ही लाइन है, एक लाइन का आपको कोई अलग से एडजस्टमेंट करना नहीं है। अभी डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस में अभी ये सिटिंग फीस है तो आपके जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, और डायरेक्टर की सैलरी है तो आपका किस में जाएगा, ये आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में। मैं अभी क्या क्या कंसिडर करो, ये डायरेक्टर फीस आपकी नॉन सैलरी इनकम है, तो ये आपकी क्या जाएंगी, अदर एक्सपेंसेस में जाएगी, तो इसको अभी तक रहने देते हैं। उसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन, सैलरीज एंड वेजेस हो गया। उसके बाद में आपको किसी के एडजस्टमेंट करना बाकी है क्या, नीचे ट्रेड रिसीवेबल का कर लिया आपने, डेप्रिसिएशन का कर लिया, कैश इन हैंड का कर लिया, मिसलेनियस एक्सपेंस का आपका बाकी है, बिल रिसीवेबल का तो आपको नीचे दिखाना। फिर हाँ ये डिबेंचर्स पे का इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे का इंटरेस्ट कितना था, 2 लाख के डिबेंचर्स थे, उस पर 10,000 का इंटरेस्ट था, तो ये आपका आ गया 20,000। 20,000 का क्या दिखाओगे आप, फाइनेंस कॉस्ट में 20,000 का दिखाओगे इंटरेस्ट, और जो आपका ये रहेगा अदर करंट लाइबिलिटीज, देखो यहाँ पे अपन भूल गए, डिबेंचर्स इंटरेस्ट 20,000, तो यहाँ का वैल्यू बनेगा 79,000। ठीक है, 79,000, 79,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना है अपना, डेप्रिसिएशन में यहाँ पे अपने को नोट बनानी पड़ेगी क्योंकि उसका डिटेल्स दिया है अपने को नीचे। 9 नंबर लिखेंगे, 9 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का था, प्लांट एंड मशीनरी का था 1,10,000, फर्नीचर का था 70,000, ऐसे मिला के हुआ था वो 1,80,000। अभी जो भी बचा वो सब कहाँ पे डालोगे, अदर एक्सपेंसेस में डालोगे। डेप्रिसिएशन का था कैरेज इनमें 17,02,000, उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंस 10,200, पर आपको इसका सबका नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे कैरेज इनवर्ड ये सब है। मिसलेनियस एक्सपेंस में भी अपन ने देखा था, इसमें से दो है कि फर्स्ट है आपका जो ऑडिट फीस है 5,000 का, और बाकी अदर्स 5,000 ये ऑडिट फीस और 5,200 इज अदर्स ऑडिट फीस। ठीक है, तो अभी क्या है, अदर एक्सपेंसेस का अपन नोट बनाते हैं। 10th 3 पेज भी कम कर दिया। अदर एक्सपेंस में फर्स्ट रहेगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में आपका कितना था 17,200। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस में आप दिखाओगे ऑडिट फीस, ऑडिट फीस था 5,000 और अदर्स था आपका 5,200, ऐसा मिला के वो हुआ था आपका 10,200। उसके बाद में आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 46,000, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 46,600, 46,600 सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डन। डायरेक्टर फीस 40,000, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को उसने डिटेल्स दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को वो क्या बोल रहा है कि जो फॉरेन टूर का है 50,000 है, तो उधर के फॉरेन का कितना है 50,000, तो डोमेस्टिक का कितना हुआ 1,00,000, 1,00,000 नहीं 1,30,000 में से 50,000 माइनस, तो आपका 80,000 जो बना वो था डोमेस्टिक, तो 1,30,000 ऐसे बने।
उसके बाद में क्या बता, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस में कितना था, 28,000 ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, तो इसकी टोटल कितनी है, 17,200 प्लस 10,200, 46,600, 4,000 आपका डायरेक्ट, 40,000 सॉरी डायरेक्टर सिटिंग फीस, 1,30,000 ट्रैवलिंग, 28,000 ये, तो आपका बना 2,72,000 आपका अदर एक्सपेंसेस बना, 2,72,000। अभी तो सिर्फ मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस करके इसका टैली करना है, तो मैं कुछ भूल गया, बिल रिसीवेबल हो गया, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट है। ओके, तो टोटल कितनी है एक्सपेंस की, 2,25,000, 72,000 प्लस 20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,72,000, तो ऐसा बना 7,69,000 का आपका एक्सपेंस बना। उसमें से अगर आप 8,70,000 का माइनस कर दो, ये देखो अभी तक आपको लगा हुआ है यार क्या है ये, सिर्फ अपन यहाँ से वहां डाल रहे हैं, वहां से यहाँ डाल रहे हैं, बट यही करना है आपको पूरे क्वेश्चन में। तो आपका प्रॉफिट कितना बना, 1,01,000 का। 1,01,000 का प्रॉफिट कहाँ पे डालोगे कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 1,01,000, 1,01,000, तो आपका टोटल यहाँ पे आएगा 1,11,41,000। तो पूरे प्रॉफिट, पूरे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा 2,85,000 प्लस 50,000 प्लस 1,41,000 प्लस 1,50,000, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का है टोटल 6,26,000। 6,26,000 आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 6,26,000। यहाँ ये साइड की टोटल कितनी है, 14 लाख प्लस 6,26,000 प्लस 8,14,000 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख प्लस 79,000। तो ये साइड की टोटल आई आपके लाइबिलिटीज की 30,91,000। अब एसेट की कितनी है, 12,30,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,10,000 प्लस 4,39,000। तो यहाँ की भी टोटल कितनी है आपकी, 30,91,000। देखो पूरे पूरे आपने नोट्स बनाए, सब कुछ मैच हो गया। अभी इसके क्वेश्चन से मैच करेंगे, इसके सॉल्यूशन से मैच करेंगे, और ये लास्ट में सिर्फ ये लिख देंगे आपके कंटीजेंट लायबिलिटी में। तो देखो इसने पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अपन ने बैलेंस शीट वो फॉर्मेट में चल रहा था, इसलिए अपन ने बैलेंस शीट बनाया। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस और अपना मैच करता है क्या, यस, इसका 8,70,000, 8,70,000 यहाँ पे ठीक है। अभी देखो कॉस्ट ऑफ परचेसेस में इसने क्या किया होगा, क्या डिफरेंस आया इसके और मेरे इसमें। मैंने क्या किया था, वो जो था 17,200 की जो अपना कैरेज इन्वेंट था उसमें इंक्लूड नहीं किया। मैंने सोचा था एडजस्टेड परचेज इसलिए कुछ इसमें हाथ नहीं लगाते, तो इसने वही किया। अभी अपना कितना था, 2,25,000, 2,25,000 माइनस 2,42,200, तो 17,200 का जो कैरेज इनवर्ट यहाँ पे इंक्लूड करना था, मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आया। और सेकंड यहाँ पे आया होगा मेरा, यहाँ पे कि जो अदर एक्सपेंसेस में इसका कितना रहेगा, 2,54,800, और मेरा कितना डिटेल दिख रहा, 2,72,000। तो मेरा भी वही डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो वही है, पर बैलेंस एट द एट सेम है। फिर उसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंटरी देखो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके इसमें दिख रहा था उसका डबल एडजस्टमेंट लेके फायदा ही नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट 72,000। अभी यहाँ पे देखो अपन ने एक अजम्पशन किया था, जो डायरेक्टर फीस है वो क्या है, सिटिंग फीस नहीं, डायरेक्टर सिटिंग फीस है, ना ही उसका रेम्यूनरेशन। अगर डायरेक्टर का वो बताता है, डायरेक्टर का सैलरी इतना है, तो आप कहाँ पे डालते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट में, क्योंकि आपने AS15 में क्या बताया, डायरेक्टर भी आपका एम्प्लॉय है ना, तो उसकी डिटेल्स में वही रहेगी। उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट 20,000, ओके, 1,80,000, तो 1,01,000 है। अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है, 14,626 टू 8 लाख, फिर ओके ओके, ये सब बैलेंस से मैच कर रहा है अपना। फिर 2 लाख, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ये सब मैच कर रहा है। देखो देयर इज कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर, 35,000 ऐसा लिखना है। फिर अपन ने भी ऐसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, अपना इशूड प्रेफरेंस, ये सब लिखा था। उसमें बाद में अपन ने ये भी सब भी लिखा था। रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमने भी ऐसे ही दिखाया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी हमने भी सब जगह लिखा है कि भाई सिक्योर्ड है। ये सिर्फ इसने क्या लिखा, यहाँ पे सिर्फ बाइफरकेशन कर दिया, सिक्योर्ड और अदर्स, टर्म लोन्स और अदर्स। अपन भी ऐसा कर सकते हैं, पर अपन ने वैसा कर दिया, शायद से आधा मार्क थोड़ा बहुत डिडक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन फ्रॉम डायरेक्टर वैसा दिखा दिया, ठीक है। अपन ने भी ये सेम चीज दिखाई है ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा ही दिखा है। ट्रेड रिसीवेबल पे भी ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। अब मोर देन 6 मंथ है तो जो बचा है वो तो लेस देन 6 मंथ ही रहेगा। अपन ने वैसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसने देखो शेड्यूल बैंक और अदर्स लिख लिया। शेड्यूल बैंक उसने अपन नॉन शेड्यूल बैंक लिखा, ऐसा भी चलेगा, या तो आप अदर्स लिखो, सबसे बेस्ट। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखो, कैरेज इनपुट लिख लिया, एम्प्लॉय सैलरीज,
ओके देखो यहाँ पे नीचे लिखा है उसने फाइनल डिविडेंड, जो अपन ने एडजस्टमेंट ली थी उसका लिखना पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड लिखने का इजी क्या है कि वो प्रपोज्ड है जो कर रहे हैं, और बोनस इशू वाला भी प्रपोज है, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया। तो इस तरह से आपका शेड्यूल 3 पूरी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इसमें आपने पूरा पूरा, मेरे को लगता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अगर कोई आपको क्वेश्चन रहा, कोई डाउट रहा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो अपना अभी 2 घंटे के आसपास का लेक्चर हो गया, तो इसको अगर आपको लगता होगा कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए प्रॉपर थे, को आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, और आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय।